है डॉक्टर आलोक भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका बिहार तक पर। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। तो यहाँ पर तो दावे किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने भी सुना, थोड़ा लेट आप जुड़े हैं, क्या लग रहा है दावों में इनकी कितना दम है? मुकाबला एक तरफा है, दो तरफा है, या त्रिकोणीय भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि दावे तो क्या है, दावे तो दोनों करेंगे, लेकिन हम लोगों का काम ये है कि दावा किसका मजबूत है उस पर बात करें। तो मुझे लगता है कि इस समय किसी एक का दावा ये कहना कि जेडीयू जीत रही है, ये भी कठिन है कहना, और बीजेपी जीत रही है, ये भी कठिन है कहना। ये सत्य है कि जो जितना ज्यादा मैनेज कर ले जाएगा चीजों को, वो जीतेगा। चुनाव फंस गया है। चुनाव अब जो कुर्नी का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो गए हैं, बिल्कुल उपचुनाव नहीं रहेगा। ये चुनाव क्षेत्रीय पार्टी बिहार में आरजेडी जेडीयू, खासकर जेडीयू, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इन दोनों के जीवन मरण का प्रश्न है। और बीजेपी को बिहार में जेडीयू की पिछलग्गू पार्टी है, इससे अगर छुटकारा पाना है तो जरूर जीतना है। तो बीजेपी अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। जेडीयू को, स्पेशली नीतीश कुमार को, अगर भारत में की राजनीति करनी है, यानी केंद्र की राजनीति करनी है, तो कुर्नी जीतना ही पड़ेगा। तो दोनों की इज्जत का सवाल है। तो इसमें जो लोग कम वोट पाएंगे, यानी वोट कटवा कहने से अच्छा है कि हम उसे ये कह दें कि जो फ्लोटिंग वोट को ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, यानी जो AIM है या जो VIP है, ये कितना लड़ेंगे। और इससे ज्यादा जो कुशवाहा जी की प्रति राजनीतिक एक तरह से नाराजगी है, इस बात को याद रखिएगा, ये बड़ी घटना है। कुशवाहा जी की राजनीतिक नाराजगी, लोकतंत्र में टू वे कम्युनिकेशन होता है, और कुशवाहा जी जब विधायक बने तो उन्होंने वन वे कम्युनिकेशन रख दिया, जनता से संवाद जारी नहीं रखा। ये बड़ी नाराजगी है, और इसका खामियाजा कुशवाहा जी को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए जेडीयू और बीजेपी में कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। और ये एक दिन लगेगा कि आज जेडीयू आगे है, कल कहा फिर हम लोग एनालाइज करें तो लगेगा नहीं यार, आज तो बीजेपी आगे है। तो कांटे की टक्कर है। चुनाव के दिन तक कभी जेडीयू आगे दिखेगी, कभी बीजेपी आगे दिखेगी। आखिरी दिन तक जो खेलेगा, क्रिकेट की भाषा में कहें कि आखिरी बॉल तक जो खेलेगा, तो आखिरी बॉल में जो छक्का मारेगा, कुछ वोटों से ये जीत हार तय होगी। अब देखते हैं कि कितने वोटों से जीत और हार होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहे थे, आलोक जी कहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर VIP वोट काटेगी तो AIM नहीं काटेगी, ये इनका अपना एनालिसिस है। दोनों काटेंगे, पहला। दूसरा, ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वर्ग, लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया है, और हर जात या हर मजहब में है। वो वोटर उनका प्रोवोक नहीं है, वो महिलाएं हैं, वो चुपचाप वोट डालेंगे। पुरुष, इनका जो जेडीयू का वोटर है वो प्रोवोक्ड वोटर है, एक डालेगा चार का शोर करता है। बीजेपी का जो वोटर है वो चुपचाप रहने वाला, पति से छुपा के वोट डालेगी, वो भी है उसके पास वोटर, लाभार्थी वर्ग उनके पास, जेडीयू के पास भी है तो बीजेपी के पास भी है। दूसरी बात, भूमिहार वर्ग बीजेपी की तरफ लामबंद होगा अगर इधर MY लामबंद होता है। ऐसा थोड़ी ना एक्शन का रिएक्शन होता है राजनीति में। आप सोचते हैं आप लामबंद कर लेंगे और दूसरा लामबंद ही नहीं करेगा, उसका एक्शन ही नहीं होगा। इतना आसान नहीं कुर्नी का विधानसभा चुनाव, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। दूसरा, एक बात और बता दें, कुशवाहा जी ने जितना विकास किया है वही की कॉन्स्टिट्यूंसी को बताते हैं। उन्होंने अपने गांव, अपनी एरिया का किया है, यानी आधा विकास किया है, आधा छोड़ दिया है उन्होंने। ये इनकी प्रॉब्लम है। ये हम नहीं कहेंगे उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन विकास करने में आधे के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उस सौतेले व्यवहार इनके साथ इन्होंने किया है, वो वोट क्यों देंगे इनको? ठीक है, ऋषि मिश्र, आप जब जब दावे हो रहे थे आपका एक्सप्रेशन कुछ बदल रहा था, क्या कहेंगे, क्या लगता है दावों में आपको कितना दम दिखता है? एक्चुअली नेताओं के दावे के हिसाब से तो समझ लीजिए कोई नेता हारता ही नहीं है। पहली बात तो उनके दावों का तो कोई मतलब नहीं, हम लोग इसीलिए बैठे होते हैं कि उनके दावों को काउंटर किया जा सके। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, कोई ये क्यों समझता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं देगा। अब वो जमाने खत्म हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले बनिया ब्राह्मणों की पार्टी थी, फिर OBC की पार्टी बनी, फिर दलितों की पार्टी बनी ना। कौन मानता था कि बीजेपी को कभी दलित और OBC इस मात्रा में वोट देंगे पूरे भारत भर में? और अब कौन मानता है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देगा? देगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सिद्ध हुआ है, बहुत जगहों पर सिद्ध हुआ है।
इसलिए ये कहना कि एक धर्म के लोग एक पार्टी को कभी वोट ही नहीं देंगे, ये गलत परंपरा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ये हर बार आता है कि ये वोट कटवा है, तो क्या छोटे दल के लोग अपने आप को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लायक नहीं मानते? लोग ये मानने लगे कि वोट ही काटेंगे। जिसको कम मत मिलता है, क्या वो चुनावी राजनीति में भाग न ले? क्या वो एक्सपैंड न करे अपने आप को? जो ये बड़े दल हैं, ये चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो एआईएम हो, हम कह रहे हैं ये निश्चित ही नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये क्यों माना जाए कि वोट एक सवाल कल तेजस्वी ने उठाया था कि अगर इतना ही विस्तार करना है एआईएमआईएम को, तो वो जाकर हैदराबाद में, तेलंगाना में बाई इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती, और जब बिहार में उपचुनाव होता है तो पहुंच जाती है। ये हाईलाइट किया था तेजस्वी यादव ने, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो ये देखिए, ये तेजस्वी यादव का अपना एक राजनीतिक बयान है। क्या बिहार भारत से अलग है? एआईएम को अगर लगता है कि वो बिहार में एक्सपेंड कर सकती है तो वो बिहार में है, अगर वो हैदराबाद में लगेगी। अब अगर कोई ये कहे कि जो तेजस्वी यादव हैं वो अगर बिहार के बाहर कभी न लड़े, वो क्यों यूपी में लड़ेंगे आके? जेडीयू क्यों कोशिश करे यूपी में लड़ने की? क्यों बंगाल में लड़े जेडीयू? उनसे अगर ये पूछा जाए तो उनको लगता है कि बिहार में उनकी बात सुनी जा सकती है। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है ना। एआईएम कोई गैर लोकतांत्रिक कार्य कर रही है क्या? आप अपना मत इतना ज्यादा, आप जैसे हम कहते हैं कि अभी इसके 2 उपचुनाव हुए गोपालगंज में, कहते हैं एआईएम की वजह से हारे। तुम ये क्यों नहीं कहते कि जेडीयू आरजेडी मिल करके तुमने टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं किया वोट का? तुम जो कागज में इतनी ज्यादा मात्रा में हो, आरजेडी जेडीयू का अगर गणती देखा जाए तो दोनों की जो जिन जिन जातियों का दावा करते हैं कि हमारे साथ हैं, उस हिसाब से तो गोपालगंज नहीं हारना चाहिए थे इनके। केवल कह रहे हैं कि आईएम की वजह से हार गए क्योंकि उसे 12,000 वोट मिल गए। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों मिलकर के इतना वोट नहीं ले पाए कि तुम 20,000 की लीड से जीतते? ये नजरिया भी तो आपका होना चाहिए। जब जेडीयू आरजेडी मिल जाते हैं तो उनका गणितीय मॉडल तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है जातीय गणित के आधार पर। फिर क्यों ये इतना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एआईएम या वीआईपी ठीक है, हम इसे नहीं, मैं एक बात जोड़ दूं, हम कहते हैं वोट कटवा है, लेकिन ये शब्द ही गलत है। मैं इस शब्द से बहुत सहमत नहीं हूँ। लोकतंत्र में जो कमजोर है वो चुनाव न लड़े। अब ये कहा जाएगा कि 2 ही दल के लोग चुनाव लड़े, 3 दल के बड़े बड़े, छोटे दल अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश न करे, और कोशिश करे तो वोट कटवा है। उनकी इंसल्ट की जाती है लोकतंत्र में, उनका अपमान किया जाता है। सुकन्या जी, मैं एक बात जी बोलिए। ये कह रहा था कि बीजेपी ने बहुत पहले पहल की थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मुख्य राष्ट्रपति तक मुसलमान बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान थे, मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर के राज्यसभा में शामिल थे, फिर भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं किया। सिकंदर वक्त थे, सिकंदर वक्त जी नहीं, मैं बोल लूं तो उसके बाद फिर इस देश में 20% मुसलमान है मैक्सिमम, 40% योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो आप ये ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही। अब मुसलमानों को ये पहल करना है कि वोट दे करके, अब भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के पाले में गेंद डाली है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए तो मत भी दीजिए। हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो भी आप मत नहीं देते हैं, तो फिर हम उसको प्रतिनिधित्व जो हमें मत देता है। नहीं आलोक जी, आप नहीं आलोक जी नहीं, मैं बायस की बात नहीं कर रहा हूं, आपका सम्मान करता हूं। ये तो मैं भी कहूंगी कि अटल बिहारी काम करने का तरीका अलग है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो अटल जी ने किया अटल बिहारी का काम करने का तरीका अलग था, तो वो पूर्ण बहुमत में कभी नहीं आ पाए। अब आलोक जी अपना ही जवाब दे दिए, अब बोलने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, देखिए आप समझ लीजिए इस बात को। मैं कभी भी, देखिए मेरी बात समझ लीजिए, अगर मुझे 30 सेकंड दीजिए मैं समझा देता हूं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा मौका दिया मुसलमानों को जोड़ने का, नहीं जोड़ पाए। फिर मुसलमानों ने पूरा विरोध किया भाजपा का, 2 सेकंड हमें भी दीजिएगा। मैं बस थोड़ा सा बता दूं, उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अखिलेश यादव को मत मिले सबसे ज्यादा मुसलमानों को, 89%। फिर भी बीजेपी को रोक पाए उत्तर प्रदेश में? नहीं रोक पाए। तो मुसलमानों की जो वोट बैंक की एक ताकत थी, बीजेपी ने उस वोट बैंक की ताकत को तोड़ दिया है। अब मुसलमानों के पास एक ही रास्ता है, या तो चिढ़ के उसका विरोध करें या उसके साथ आए, मत भी दें और राजनीतिक भागीदारी भी लें और देश की विकास के साथ चले। ये मुसलमानों को तय करना है। अब सुकन्या जी, अब मैं आलोक जी को जवाब दे दूं, 2 सेकंड दीजिएगा हमें। जब देश मुसलमान कैसे विश्वास करेगा? जब असम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमान कैसे वोट देगा? जब आप 402 विधानसभा क्षेत्र में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे तो मुसलमान कैसे वोट देगा?
तो फिर उत्तर प्रदेश बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र में से आप एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे तो मुसलमान कैसे विश्वास करेगा? जब गिरिराज सिंह कहते हैं हरा मतलब पाकिस्तान और हरा मतलब मुसलमान, तो मुसलमान कैसे विश्वास करेगा? आप मुसलमान को पाकिस्तान से रिलेट कीजिएगा तो मुसलमान कैसे विश्वास करेगा आप पे? आपके खुलेआम मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये सियासत तो बीजेपी को सूट भी करे, यही तो कहना चाह रहे हैं। सूट करती है। अब आलोक जी कैसे डिकोड कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जब तक मुसलमान है बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है, बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है। मैंने शुरू में ही कहा कमंडल जो है बीजेपी का राजनीतिक हथियार है, उसमें आगे चल के उन्होंने मंडल को जोड़ दिया। और मैंने पहले भी कहा शायद आप ही के चैनल पे, जब तक कमांडर और मंडल का फ्यूजन बीजेपी नहीं बना पाएगी बिहार में, महागठबंधन को चुनौती नहीं दे पाएगी 24 में या 25 में। तो कमंडल तो इनका हथियार है। ये भी तो बात है ना ऋषि जी, लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो उन लोगों ने मुसलमानों के लिए कितना काम क्या ही किया। अगर हम महागठबंधन की बात करें, प्रशांत किशोर ने एक जायज सवाल उठाया कि अगर बीजेपी के एरा कब अपने विकास के लिए, अपने कब राजनीतिक भागीदारी के लिए मत दिया है? भारत के मुसलमानों ने सिर्फ उस पार्टी को मत दिया जो हिंदुत्व या हिंदू विरोधी विचारधारा को पोषण करे। मुसलमानों ने तो बड़ा दिल दिखाया है, कभी मुसलमानों को नेता नहीं माना, हिंदुओं को नेता माना है। आप बता दीजिए आजादी से अब तक जो है कोई भी हिंदू मुसलमानों का कोई नेता मुसलमान रहा हो? मैं बोल लूं निश्चित जी, मैं बोल लूं। मुसलमानों ने इसलिए नहीं भागीदारी दिया 75 साल से कि वो जानता था कि अपना भागीदारी नेतृत्व अगर तैयार करेगा तो उसको एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचेगा सदन में। इसलिए उसने टेक्निकली एडजस्ट किया है, ना कि वो हिंदू नेतृत्व पर एहसान किया है। वो क्योंकि जीत नहीं सकता था, इसलिए अब वो जीतने की स्थिति में आ रहा है, एएम को वोट देना शुरू कर दिया ना। तो मुसलमानों ने टेक्निकली ये कहा कि हमारे धर्म का जो पोषण करेगा, हमारी कट्टरता को जो पोषण करेगा, हम उसको मत देंगे। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहिए, हमें तो जो बस हमारे धर्म की हमारी बातों को माने हम उसे मत देंगे। ये रहा है पिछले 75 सालों में। अब मुसलमान कहते हैं कि हमारा भागीदारी हो, हमारी ये सुचिता अब उन्होंने मांगा है तो मिलेगी। अभी तक मांगा कब था? अभी तक तो ये कहा गया था कि बस हमें रूल ऑफ द लॉ के ऊपर रखा जाए। आलोक जी और ऋषि जी, इतना तो तय है कि मुसलमान बदलाव चाहता है, इसलिए भरोसा थोड़ा बहुत एआईएमआईएम की तरफ दिखाई दे रहा है। और सवाल ये बदलाव नहीं चाहता, ये अब वो बताना चाहता है कि हम इतने हो गए हैं कि हम अलग मत देंगे और आपको सबक सिखाएंगे। अभी तक वो नंबर आप कम थे भारत में 75 सालों में, इसलिए उन्होंने टेक्निकली हिंदुओं के साथ जुड़े रहे कि हमारी बात मानी जाए। ये देश के लिए खतरनाक संकेत भी है, ये सामान्य संकेत नहीं है। चलिए कुर्नी तक सीमित रखते हैं। विनोद शर्मा जी, फाइनल कमेंट क्या लग रहा है?